नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वाई के सर ऑफिशियल में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अभी देख रहे होइएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आज एकदम प्रूफ के साथ बात करेंगे। पहला में कि 7वें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी, तो ये प्रक्रिया किस प्रकार की होगी उस पर भी बात करेंगे। 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति इसी साल होगी, इस पर भी बात करेंगे। कम कट ऑफ वालों सब मजा में, मतलब सब अच्छा है ना, सब खुश हैं, तो कम कट ऑफ वालों के लिए भी खुशखबरी है। और 60-40 का सच क्या है ये भी आज आप जानेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कि 7वें चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आज इस पर से मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं और मैं आज आपको एक, ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में बात कर रहा हूं, एक पूरे प्रूफ के साथ मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आइए ले चलते हैं आपको सीधे उस पेज पर जहां आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए ये रहा आपके पेज पर, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं ज़रा जूम करता हूँ ताकि आप लोग भी इसको पढ़ सके। नियुक्ति की प्रक्रिया, ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है यह आपको जो नियमावली 2023 जो आ रही है, जो कल संभवतः आ जाएगी, उस नियमावली के अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया होगी। देखिए काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है इस तरह का ये इन्फॉर्मेशन निकल पाता है। देखिए पहला, नियुक्ति की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समेकित रोस्टर अनुमोदनोपरांत जिला स्तर पर संवर्गवार, विषयवार, कोटिवार रिक्ति की सूचना एवं अधियाचना विहित प्रपत्र में विभाग के माध्यम से आयोग को भेजी जाएगी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो किस जिला में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, जो डीईओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ से आपको प्रत्येक जिला में किस विभाग में, किस विषय में, किस कोटि में कितना सीट, यानी किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है, ये जो डाटा होगा यह आपको शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। और शिक्षा विभाग जो है उसको कहाँ भेजेगी, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है उसके बाद यह जो है आयोग को भेजेगी। यानी जिस भी आयोग से, यहाँ देख सकते हैं आप, इस जगह पर आप, मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, इस जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो है वो आपको आयोग के माध्यम से आपको इसके बाद जो भी जो रिक्तियाँ होंगी, संवर्गवार, विषयवार और जो भी जिस भी कोटि में जितनी भी रिक्तियाँ होंगी उसमें पहले तो शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और शिक्षा विभाग के बाद शिक्षा विभाग यह इसको कहाँ भेजेगा, आयोग को भेजेगा, जिस आयोग से यह बिहार के 7वें चरण के शिक्षक की बहाली होगी। तो उस आयोग को यह भेजेगा। कौन भेजेगा, तो शिक्षा विभाग भेजेगा। दूसरा पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट, आयोग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीयकृत रूप से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आयोग को एक डाटा मिल जाएगा कि कहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं, तो उस हिसाब से फिर उसका रोस्टर निर्माण, जो भी उसका प्रक्रिया होता है, वो सारा चीज़ करके और आयोग क्या करेगा कि वो कैंडिडेट से, शिक्षक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा। और आवेदन किस हिसाब का होगा, तो केंद्रीयकृत रूप से होगा। तो मैं, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा, तो वही चीज़ की पुष्टि यहाँ पे हो रही है। तो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, आवेदन प्राप्ति की विधि एवं आवेदन प्रारूप आयोग विभाग के परामर्श से विनिश्चय करेगा। यानी आवेदन की जो प्राप्ति होगी, यानी वो किस विधि से लिया जाएगा और आवेदन का प्रारूप क्या होगा, यानी कहने का मतलब होगा कि किस हिसाब से जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका एक आपको पता ही होगा कि उसका एक वेब पोर्टल बनेगा, एक वेबसाइट बनेगा और उस पर ही आप अप्लाई कर पाइएगा। तो वो सब कैसा क्या विधि होगा उसका, वो आवेदन प्राप्ति के पश्चात ये आयोग जो है विभाग के परामर्श से करेगा, यानी शिक्षा विभाग के परामर्श से करेगा। चौथा पॉइंट क्या है, विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप जिलों का विकल्प हेतु अधिमानता क्रम अभ्यर्थी के द्वारा विकल्प दिया जाएगा। वही बात जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था
कि आपको एक से अधिक जिलों का ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने के लिए। तो जब आप जैसे कि जहाँ जितनी रिक्तियाँ हैं उसके अनुसार आपको जिलों का जो है विकल्प मिलेगा, और उस क्रम में आपको जैसे एक नंबर पे आप किस जिला में रहना चाहते हैं, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर किस जिला में आप ऑप्शन दे अपना जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपको क्रमवार, यही यहाँ पे कह रहा है कि अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी के द्वारा विकल्प दिया जाएगा, यानी ये अभ्यर्थी के ऊपर ये रहेगा। पांचवा क्या होगा, नियुक्ति का आधार जो होगा वो मेधा अंक होगा। आप समझ जाइए इस बात को। नियुक्ति जो आधार होगा यानी बेस जो होगा वो आपका मेरिट लिस्ट होगा। मेरिट लिस्ट में आपका कितना अंक है उसी आधार होगा। अभ्यर्थियों के मेधा अंक के निर्धारण की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जा सकेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहीं पे खेला होने वाला है। जो मैंने पहले भी कहा था कि 60-40 जो हल्ला है इस बात का, 60-40 का सच का जो हम थंबनेल में आप देखे होइएगा कि 60-40 का सच आप जानेंगे आज, तो सच यही है। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था और वही बात यहाँ सत्य प्रतीत होता हुआ दिख रहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि नियमावली में आपको किसी भी प्रकार के कोई मेरिट बनाने की प्रक्रिया नहीं होगी। यह प्रक्रिया आपको मैंने पहले भी बताया था कि शिक्षा विभाग जो है जब नोटिफिकेशन आएगा और जिस आयोग के द्वारा 7वें चरण की बहाली की जाएगी, वह आयोग शिक्षा विभाग के परामर्श से यह तय करेगा कि 60-40 का रेशियो होगा, या फिर जो पहले का जो प्रक्रिया था एकेडमिक प्लस सीटेट बीटेट का वेटेज दिया जाता था, स्टेट का वेटेज दिया जाता था, वैसा होगा। तो यहाँ पे नियुक्ति का आधार मेधा अंक जरूर होगा, लेकिन नियमावली में किसी भी प्रकार का कोई भी मेरिट बनाने की प्रक्रिया नहीं होगी। और ये क्यों नहीं होगी, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको पता ही होगा कि जब स्टेट 19 का एग्जाम हुआ था तो उसके बाद शिक्षा विभाग, तत्कालीन शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि जितने भी पास हुए हैं सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बाद में उन्होंने मेरिट नॉन मेरिट में बांट दिया, मेरिट नॉन मेरिट को लड़वाया, है कि नहीं। अब जब अभी सरकार भी कहते हैं ना कि दूध का जो जला होता है वह पानी को फूक फूक कर पीता है, तो ये शिक्षा विभाग अभी हर कदम फूक फूक कर उठा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी एकदम एक्टिव है। अभी कुछ भी अगर गलत होगा तो तुरंत यह मामला कोर्ट में चला जाएगा। ऐसा शिक्षा विभाग भी इस बात को भली भांति जानती है, आप समझ सकते हैं। इसके लिए वो तत्काल इस समय देखिए, अब जिसका 60-40 के हिसाब से अच्छा मेरिट बन रहा है वो कह रहे हैं कि 60-40 का होना चाहिए, जिसका एकेडमिक से अच्छा बन रहा है वो कह रहे हैं एकेडमिक्स होना चाहिए। और आपको तो पता ही है कि कोई भी नियमावली ऐसी नहीं आएगी जो 100% लोगों को संतुष्ट कर सकेगी। हाँ, लेकिन ये नियमावली जो है वो 7वें चरण के, या यूँ कहे कि पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के, या जो पहले से भी शिक्षक हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो सरकार इससे भी बच रही कि ऐसा ना हो कि 60-40 वाला, और मतलब जैसे कि हम लोग एक विद्यार्थी ज्ञापन देने जाता है कि सर 60-40 का दे दीजिए, 60-40 रहना चाहिए। दूसरा अभ्यर्थी जाता है ज्ञापन देने कि सर एकेडमिक होना चाहिए। अब विभाग इस चीज़ को समझ रही है कि ये लड़का 2 गुटों में यहाँ पे अभ्यर्थी बढ़ चुके हैं। एक वो पक्ष है जो 60-40 के पक्ष में, और दूसरा वैसा पक्ष है जो एकेडमिक के पक्ष में। तो हमें इसमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें 60-40 या एकेडमिक इस लफड़ा में अभी नहीं पढ़ना है, हमें अभी बहाली चाहिए। और यही चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग को तनिक भी अगर लगा तो मेरिट नॉन मेरिट के चक्कर में 3 साल से लड़ा रहा है, आपको पता ही है। सोच लीजिए 60-40 और एकेडमिक के वजह से आपको कितना दिन लड़ना पड़ेगा। तो हमें बहाली चाहिए और ऊपर से संपूर्ण बहाली चाहिए। तो ये आपको एक खुलासा हो गया कि 60-40 या कोई भी मेरिट बनाने की प्रक्रिया नियमावली के अंदर नहीं होगी। नियमावली के जो नोटिफिकेशन आएगा वहाँ आपको ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। छठी बात क्या है, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दे होगा। यानी जो सेना में जो होते हैं, जो उसके अगर विधवा पत्नी है तो उसको मेधा अंक जो भी मेरिट बनेगा उसमें उसको 10 अंकों का, जो भी उसका अगर मान लीजिए कि उसका मेरिट अगर 60 बन रहा है तो उसको 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा, यानी 70 अंकों का उसका कुल मेरिट बनेगा, 70 अंकों का। तो जो भूतपूर्व जो सैनिक है, जो सेना है, जो शहीद हो चुके हैं, उनकी विधवा पत्नी को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। 7वां प्रक्रिया क्या है,
तो राज्य सरकार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक का मतलब क्या हो गया, हायर सेकेंडरी +2 में अतिथि शिक्षक के रूप में प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि तक कार्य करने वाले अभ्यर्थी घन को मेधा अंक में 2 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिए होगा। आपको पता ही होगा कि +2 में कुछ गेस्ट टीचर थे, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए उनको 2 अंक, अगर वो गेस्ट टीचर के रूप में अगर +2 स्कूल में अगर 1 साल से पढ़ा रहे हैं, यानी 1 वर्ष की अवधि के लिए आपको उनको 2 अंक का वेटेज दे होगा, जो अधिकतम 10 अंक तक दे होगा। यानी 5 साल तक जिन्होंने पढ़ाया होगा गेस्ट टीचर के रूप में +2 स्कूल में, उनको 10 अंक तक का दे होगा, और 1 साल के लिए 2 अंकों का, यानी 1 साल के लिए 2 अंकों का। तो अगर कोई गेस्ट टीचर के रूप में 2 साल पढ़ाए हैं तो उनको 4 अंकों का वेटेज मिलेगा। कोई अगर क्या कहते हैं कि अगर 3 साल पढ़ाए हैं तो 6 अंकों का वेटेज मिलेगा। तो इस तरीके से आपको वेटेज दिया जाएगा। तो ये आपको 7वें चरण के नियमावली जो बहाली जो होगी उसकी यह नियुक्ति की प्रक्रिया थी। अब आपको मेरे ख्याल में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक आपको बयान दिखाते हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, आज इन्होंने ट्वीट करके 7th फेज टीचर नियोजन पर एक बहुत बड़ा बयान दिया। जैसे देख रहे हैं आप, ये ब्लू टिक यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप इसे, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का। उन्होंने कहा, लिखा है कि शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। ये बात तो पहले भी उन्होंने कहा था, अब ये कैबिनेट में जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षक नियोजन नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है और उस पर शिक्षा मंत्री ने अपना सिग्नेचर साइन कर दिया है। अब यह कैबिनेट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। यानी जैसा कि थंबनेल में आप देखे होइएगा कि इसी साल जैसे प्रक्रिया शुरू होगी, तो चूंकि आपको पता है कि ऑनलाइन प्रक्रिया है तो समय काफ़ी बचत होगा प्रत्येक विभाग का भी और अभ्यर्थी का भी। तो 2023 में, यानी जो अभी सेशन चल रहा है आपका 2023-24, अभी सेशन आपका चल नहीं रहा है, अभी तो 22-23 ही चल रहा था। अब जो अगला सेशन आपका होगा 23-24, उस 23-24 सेशन में आप बहाली होके बोर्ड पर चले जाएंगे। यानी जो अभी अभ्यर्थी अभी रोड पर हैं वो रोड से बोर्ड पर चले जाएंगे, ये अगला सेशन में। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। जैसा कि जब महागठबंधन का सरकार बना था तो उससे पहले भी जब उनका चुनाव के समय में भी उन्होंने अपना जो जारी किया था, चुनावी दावा वाला जो जारी किया था, वादा वाला, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो 10 लाख नौकरी का जो है कि जो वादा किया है महागठबंधन सरकार ने, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। हैशटैग का भी प्रयोग किया उन्हें, महागठबंधन और हैशटैग बिहार। तो ये शिक्षा मंत्री का ताज़ा बयान था 7th फेज को लेकर। तो आपको पता ही है कि कल 24 फरवरी है और 11:30 बजे से कल मीटिंग है कैबिनेट का, और उम्मीद करते हैं कि जो कल का जो कैबिनेट का जो मीटिंग है उसमें जो हमारी नियमावली 2023 है वो आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें का जो भी, अच्छा एक चीज़ टॉपिक बच गया, कम कट ऑफ वालों सब मजा। देखिए कट ऑफ को लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं तो यहाँ तक कर रहा हूँ कि अगर किसी किन्हीं अभ्यर्थियों का अगर 55 कट ऑफ भी जा रहा है तो मेरा मानना है कि आप इस तरीके से मतलब कि घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपको मैंने ट्वीट दिखाया, शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी आएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को, 3 लाख नौकरी आएगी, 3 लाख नौकरी आएगी, तो आप समझ रहे हैं कि सबका हो जाएगा। आपको एक बार और पता होना चाहिए, जो बहाली जो होगा वो अवरोही क्रम में होगा, यानी घटते क्रम में होगा, यानी +2 में होगा। पहले क्या होता था कि किसी अभ्यर्थियों को जैसे कि 6 to 8 का बहाली आया, 1 to 5 का बहाली आया, तो यहाँ उनका सिलेक्शन हो जाता था, वो ज्वाइनिंग कर लेते थे, और फिर कुछ दिन बाद जब स्टेट का आता था, जब हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का आता था तो वो उसमें चले जाते थे, तो सीट इस यहाँ का खाली ही रह जाता था। लेकिन अब इस बार नहीं होगा। इस बार से क्या होगा कि ऊपर से ही बहाली होते हुए आएगा, यानी +2 का होगा, फिर हाई स्कूल का होगा, फिर 1 to 8 का होगा, लास्ट में 1 to 5 का होगा। तो इस तरीके से आपको बहाली होगी। तो मैं बिल्कुल भी कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों का अगर 55-56 भी अगर बन रहा है, फिर भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए कि क्या होगा और नहीं होगा। अभी मेरा मानना है कि नियोजन को लेकर या मेरिट को लेकर किसी भी प्रकार के आप किसी भी टेंशन में मत रहिए। समय जब आएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन मेरा मानना है कि 55 वाले भी जो होंगे, 55-56 वाले भी जो होंगे, मुझे लगता है कि वो भी सेफ कैटेगरी में होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 आप शिक्षा मंत्री का ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं
कि 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। अब देखिए कुछ अभ्यर्थी क्या कहेंगे, कुछ जो अभ्यर्थी होंगे वो क्या कहेंगे कि ये तो शिक्षा मंत्री का हर बार का है, ये ऐसे कहते हैं, कभी 1.25 लाख कहते हैं, कभी 2.25 लाख कहते हैं, कभी 2.5 लाख कहते हैं, कभी 3 लाख कहते हैं। देखिए ये शिक्षा मंत्री है, हम आप चाहे जितना भी कर ले लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। एक बात समझ लीजिए, आप इस बात को आप भली बात समझ लीजिए, करवा जरूर है लेकिन सत्य है। आप या हम या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कुछ नहीं कर सकते, ये शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री जो चाहेंगे वही होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो 3 लाख इन्होंने कहा है, तो अगर 3 लाख बहाली आती है तो मेरा मानना है कि सबका हो जाएगा। इसलिए कि मेरिट को लेकर अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कल का इंतजार करते हैं। जैसे नियमावली आती है तो फिर नियमावली का संपूर्ण विश्लेषण आपको करके बताएंगे कल कि कैसे क्या है उसमें, क्या वह नियमावली हमारे हक में है या नहीं है। और उसके अलावे क्या कहते हैं कि अब इसके बाद हमें अब बहाली की मांग करनी है, नोटिफिकेशन की मांग करनी है कि हमारी बहाली जल्द से जल्द। ये आपको पता ही होगा कि फरवरी में अगर नियमावली आ रही है तो हमें पूरा प्रयास करना है कि मार्च के अंत तक हमारे नोटिफिकेशन भी आ जाए, तभी हम मतलब जो हमारा इतने दिनों का जो हमारा संघर्ष रहा है, तभी उस संघर्ष को एक दिशा मिलेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।